यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें काम से मतलब ही नहीं है, उन्हें अपनी मस्ती में वो मस्त है, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं करण भाई, ना उनकी कोई नाराजगी थी, ना उनकी कोई बात थी। जो हमारी पार्टी में भी युवा हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं, वो व्यापार पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बाद हमारा परिवार है, हमारे पिता का परिवार रहा है शुरू से। नगर पालिका यहाँ की जो है वो कुछ लोगों के लिए काम करती है, निजी के लिए। मैं सना तुफैल प्राइम टाइम सिटी चैनल के मन से आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जनता के सवाल, आपकी आवाज। आज हम रूबरू होंगे भयंकर गर्मी, बिजली व्यवस्था, लचर जल व्यवस्था, जाम, गड्ढे, बरसात में नालों का पानी, शुद्ध पेयजल की समस्या, बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं का निदान के लिए हमारे पास जो प्रश्न हैं जो आपने भेजे हैं उसके जवाब हमारे मेहमान देंगे। हमारे मेहमान हैं जिनका हम स्वागत करते हैं, आज हमारे बीच मौजूद है हमारे खास मेहमान, युवा दिलों की धड़कन, युवा समाज सेवी, पूर्व विधायक पुत्र, पूर्व चेयरमैन पुत्र एवं इनके माता और पिता दोनों राजनीति में रहे, राजनीति से खास संबंध और ताल्लुक रखते हैं। माननीय श्री अविनाश सिंह जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है तहे दिल से। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे आपके चैनल के लायक समझा और मुझे अपनी बात और बोलने का वक्त रखने का बोलना पड़े। आपकी आज्ञा हो शुरू करें सवालों का सिलसिला। बिल्कुल। पहला सवाल आपको भेजा है डॉक्टर अभय कुमार जी ने। क्या फर्रुखाबाद इन्वर्टर मुक्त होगा, गड्ढा मुक्त होगा? यदि भविष्य में आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो आप इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? अभय जी का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। फर्रुखाबाद गड्ढा मुक्त, इन्वर्टर मुक्त और क्या तीसरा था, भय मुक्त। भय मुक्त तीनों होगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है, जनता के बीच वो रहते भी नहीं है मौजूद, तो काम कैसे करेंगे? बिजली की समस्या आपके सामने है। आज की डेट में आप खुद देख रहे हैं कि सांसद, विधायक, एमएलसी, नगर पालिका चेयरमैन सब एक जगह हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में है, पार्टी में, वो पार्टी में सरकार में भी है। तो जो काम करने वाले लोग होते हैं, मुझे लगता है उनसे कहना नहीं पड़ता है। और मेरे पिता का जो कार्यकाल रहा है, आपको मालूम है उस टाइम कितनी गुंडागर्दी यहाँ थी, सड़कों की स्थिति कितनी खराब थी। मेरी माता जी चेयरमैन थी, तो जो 95 से लेकर 2005 तक मेरी माता जी ने काम किया, तब कच्ची रोडों थी, उनको पक्की कराने का काम किया, तब इतना पैसा भी नहीं आता था। मेरे पिता 2002 से 2017 तक विधायक रहे। जितना कार्य उन्होंने किया है, जितना गुंडई उन्होंने यहाँ खत्म करी है, बिजली की व्यवस्था सपा सरकार में यहाँ 20-20, 22-22 घंटे होती थी, मेरे पिता खुद मुख्यमंत्री जी से कह के लाए थे। अब आपके सामने स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई है नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है। और अभय जी से मैं यही कहूंगा कि आप युवा हैं और आगे अगर हम सोचते हैं चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, तो आप हमारा सहयोग करें और आपको परिणाम आने वाले 5 सालों में अगर हम चुनाव लड़के जीतते हैं तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम दोबारा कभी आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। अगला प्रश्न आया है, जाम की समस्या से कैसे निदान मिलेगा? अमन सलमानी जी का। अमन सलमानी जी, ये मैंने अपने नगर पालिका का, जब अभी हम 3 साल पहले 2 साल पहले चुनाव लड़ रहे थे, तो इसका हमने पूरा ट्रैफिक रूट चार्ट तैयार किया था कि जाम की समस्या को कैसे निदान दें। क्योंकि आजकल शहर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जाम की समस्या है। आप मेरे घर के बाहर देख लीजिए, ऐसा लगता है कि इसको नेशनल हाईवे घोषित करना पड़ जाएगा। चौक पे आप देख लीजिए, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए आप। हम लोगों ने उस टाइम ये सोचा था कि जाम के लिए कि जो टिर्री है हमारे यहाँ जो है, उनके लिए पार्किंग की सेफ शहर में व्यवस्था पहले करी जाएगी और डाइवर्जन रूट तैयार किया जाएगा। कई जगहों को वन वे करा जाएगा कि जो लोग यहाँ से वहां जा सकते हैं उनको बांटा जाएगा स्थायी रूप से 500-500 टिर्रियों के रूप में, कि ये यहाँ चौक से घूमना चलेंगी, चौक से टाउन हॉल चलेंगी, चौक से साफगंज चलेंगी, चौक से बस अड्डा चलेंगी। तो एक रूट चार्ट डिवाइड किया था, पर किसी कारणवश, आपको पता है नगर पालिका चुनाव में क्या हुआ, और जनता भली भांति जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे साथ क्या किया गया। जीता हुआ चुनाव कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपने निजी फायदे के लिए एक दूसरे आदमी जिताने काम किया, जिसका कोई नगर पालिका से संबंध मतलब नहीं है काम करने। अगला प्रश्न है, आज तक फर्रुखाबाद को कोई एक्सप्रेस वे नहीं मिला है, अब टेक्सटाइल पार्क भी हरदोई चला गया है। अगर आपको फर्रुखाबाद प्रतिनिधित्व करने को मिलता है, आप इसे कैसे मैनेज करेंगे? ये सवाल भेजा है एडवोकेट समीर रजा साहब ने। एडवोकेट समीर रजा मेरे भाई भी हैं और उनका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। एक्सप्रेस वे की बात है, हम लोग 2021 से बात चिल्ला रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी समाजवादी सरकार 2022 में आती है,
इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आके बोल भी चुके हैं, 2022 के चुनाव में भी उन्होंने बोला था और अभी 2024 के लोकसभा में भी बोला था कि जो आपको पता है यहाँ की मशहूर कहावत है कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं है। हमारे जब मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद कह गए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो लिंक रोड पूरा एक्सप्रेस वे से इसको जोड़ा जाएगा और उसके लिए हम लोग कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग वो कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए हमें सरकार में भी आना पड़ेगा, आगे उस चीज को लेकर हमें आपको पावर में भी आना पड़ेगा, तब हम अपनी बात कहीं रख सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे मैं सुन रहा हूँ कि 6 महीने पहले यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये कहा कि हमने एक्सप्रेसवे लिंक पास कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने 800 करोड़ पास कर दिया। आज तक आप उनसे ये पूछवा लीजिए कि किसी भी किसान की एक बीघा एक बिसे भी जमा अभी तक अधिग्रहण में आई हो या किसी को कोई मतलब हो। तो जिनको कार्य करना होता है मुझे लगता है कहना नहीं पड़ता है, और हमारा कार्य करने का तरीका ये है कि हम कहेंगे कम, अगर हम आते हैं तो आप हमारे काम ही हमारा बोलेगा, कोशिश यही है। क्योंकि एक्सप्रेसवे जाने से और टेक्सटाइल पार्क, आप पिछले ही हफ्ते मैंने सुना कि जो टेक्सटाइल पार्क की यहाँ जरूरत है, उद्योग यहाँ है, आलू का चिप्स, आलू सबसे ज्यादा यहाँ आता है, जरदोजी व्यापार सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे यहाँ, और जिनको जरूरत नहीं है टेक्सटाइल पार्क वहां लग रहा है। ये हमारे आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, ये इनका पूरा पूरा फेलियर है, सरकार का पूरा फेलियर है। जनप्रतिनिधि अपनी बात कहते नहीं, हम आएंगे तो ये बात मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, समीर रजा भाई को भी बता रहा हूँ, बाकी सब लोगों को बता रहा हूँ, हम लड़के अपने मुख्यमंत्री जी से, अखिलेश जी से लड़ झगड़ के हाथ पकड़ के कैसे भी करके टेक्सटाइल पार्क आपको यहाँ ला के देंगे, हमारा वादा है। नहीं तो अगर उसके 5 साल बाद आपसे कभी वोट मांगने नहीं आएंगे या किसी कार के लिए आपके बीच में आएंगे, अगर ये कार पूरा नहीं होता है। अगला सवाल आया है, आप अपनी पार्टी की एक्टिविटियों में बहुत कम रुचि लेते हैं, आप पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं या पार्टी आपको इग्नोर कर रही है? हिलाल शफीकी जी ने क्वेश्चन किया है। नहीं, ऐसा हिलाल भाई का जो भी सोचना है, ऐसा कोई बात में सत्यता नहीं है। मैं अपनी पार्टी की सब एक्टिविटियों में रुचि लेता हूँ, बस मैं फेसबुक वाला नेता नहीं हूँ, थोड़ा सा जनप्रतिनिधि रहता हूँ। अभी भी मैंने अपने 2 महीने पहले अंबेडकर जी का कार्यक्रम अपने कार्यालय पे किया था, अपने सब युवा साथियों को बुलाया था, उसमें 300 से 400 लोग आए भी थे, और समाजवादी पार्टी का पीडीए का ही प्रोग्राम था, अंबेडकर जी का प्रोग्राम था, अंबेडकर जयंती पे। और जहां जहां पार्टी की मेरी जरूरत पड़ती है, मैं वर्तमान में सदर में प्रभारी भी हूँ, मैं बूथ से लेकर सारे काम वहीं देख रहा हूँ, बूथ बनवा रहा हूँ, बूथ बाई बूथ में काम कर रहा हूँ, अपनी पार्टी को अपनी विधानसभा में मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में भी मैं प्रभारी यहाँ था, जब पार्टी को लोग ये कहते थे कि सदर विधानसभा सबसे कमजोर विधानसभा है, तो हम लोगों ने जहां पार्टी का वोट बैंक ज्यादा है उससे ज्यादा यहाँ वोट दिलाने का काम किया, और इसमें मेरा सहयोग नहीं, यहाँ सब लोगों का सहयोग है। तो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, मेरे पिता मेरे माता जी उस पार्टी में है और मैं उस पार्टी जुड़ा हूँ। 2022 में टिकट नहीं भी मिली तो भी मैं वहीं रहा, 23 में पार्टी ने हमको सम्मान दिया, टिकट भी दी, और मैं पार्टी का सिपाही हूँ, आगे भी पार्टी के लिए काम करूंगा। अगर आपको भविष्य में शहर की कमान संभालने को मिलती है, आपका पहला काम क्या होगा शहर के विकास के लिए, युवाओं के लिए? समाज सेवक फरियाद खान। नहीं, सबसे पहला काम मेरे हमारे आप क्या है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, किसी चीज का कोई उद्योग नहीं है, कोई हमारे यहाँ आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत चिरमराई हुई हैं, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, लोहिया जी का भी हॉस्पिटल बना हुआ है, उसके बाद से कोई सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। आप जरदोजी व्यापार यहाँ पे बहुत है, आलू का, जैसे मैंने आपसे कहा, आलू का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ पे, किसान हमारा अब यहाँ से आलू वो कभी आगरा मंडी ले जाता है। जरदोजी यहाँ पे जितना भी लोग करने वाले युवा हैं, मैं आप सोचिए अपने चुनाव में जयपुर गया था, वहां यहाँ का युवा 10,000 युवा वहां पर है, मुझे यहाँ का वोट वहां जाके मांगना पड़ा। तो जो यहाँ व्यवस्थाएं जो बिल्कुल चरमरा गई हैं 10 सालों में, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि पहले जाम मुक्त हो शहर, बिजली की व्यवस्थाएं ठीक हो, रोजगार की स्थिति बने, यहाँ उद्योग लगे, और जो इंडस्ट्रियल एरिया जो अगल बगल के जिले हो गए हैं, फर्रुखाबाद को पहले हम लोग वापसी उस ट्रैक पे लेके आए जो बहुत जरूरी हो गया है। और यहाँ अब आज सच्चाई है कि आज की डेट में यहाँ कोई काम नहीं है, व्यवस्थाएं बहुत खराब है, तो हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा। उसको मुझे क्या, मैं अकेला अगर मैं हो भी जाता हूँ तो सब मेरे का साथ मिलकर, और हमारी पार्टी आएगी सरकार में तो सब वो काम किए जाएंगे जो रुके हुए काम है, जो विकास आज रुका हुआ है 10 सालों से। फरहत हसीन साहब है, उन्होंने थोड़ा सा एक पर्सनल और पारिवारिक प्रश्न किया है कि करण जी की नाराजगी को आप आगामी इलेक्शन में कैसे मैनेज करेंगे? पिछले इलेक्शन में पारिवारिक मतभेदों के चलते आपको नुकसान उठाना पड़ा था। मुझे लगता है फरहत जी इस घर को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनका ये सवाल कोई सवाल का मतलब नहीं है। वो मेरे बड़े भाई हैं करण भाई, ना उनकी कोई नाराजगी थी, ना उनकी कोई बात थी। अब अगर आप अपने मन से जो हमारे विरोधी फैलाते हैं, अगर आप भी फैलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? पिछले चुनाव में हमें 32,668 वोट मिला, जो लिखा पढ़ित में जो सरकार का वोट है। हमें को वोट मिला है 45,600 वोट और क्या 800 वोट और क्या, जो मेरी लिखा पढ़ित में है। तो पिछले चुनाव में मुझे तो किसी की कोई नाराजगी नहीं दिखी।
हमें 32,000 लोगों ने आधिकारिक रूप से लड़ाया और मेरे बूथ के हिसाब से 45,000 लोगों ने लड़ाया। मैं चुनाव जीत के आया, परिवार में कोई नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी होती तो इतने सारे लोग हमको चुनाव लड़ा रहे थे जब शासन सत्ता हमारे खिलाफ थी, जो लोगों को धमकाया जाता था, लोगों को मना किया जाता था, बूथ पे रोका जाता था, वोट डालने में वोट काटे गए, तो नाराजगी कहाँ थी? पूरा ये फर्रुखाबाद हमारा परिवार है, हमारे पिता का परिवार रहा है शुरू से, माता जी का परिवार रहा है, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे हमेशा बड़े रहेंगे और नाराजगी तो कोई है ही नहीं। आगे फिर चुनाव आएगा, आगे सब यही दिखेंगे जी। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद की सूरत कब बदलेगी? अबूजर खान। फर्रुखाबाद की सूरत बदलने के लिए हमें आपको पहले तो जो ताकतें बैठी हुई हैं, जो विकास विरोधी लोग बैठे हुए हैं, इनको हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबको मिलकर बहुत काम करना पड़ेगा हमें आपको। और जब हम आप इनको हटा पाएंगे तब हम आप नई दिशा इस शहर को, यहाँ के आवाम को, यहाँ के लोगों को, तब आप कुछ बता पाएंगे कि यहाँ की स्थिति कैसे हम आप सुधारेंगे। एक स्थिति ऐसा नहीं है कि अभी चेयरमैनी का चुनाव हुआ, जनता ने बिल्कुल सही दिशा में वोट दिया, बहुत ताकत दी, समर्थन दिया, पर ये बुजुर्ग भाई भी मेरे जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको चुनाव हराया गया। अगर हम आज नगर पालिका चेयरमैन होते तो 2 साल में आपको स्थिति बदलती हुई दिखनी शुरू हो गई होती। ये मेरी गारंटी थी, क्योंकि हम लोग काम करने के लिए जाने जाते हैं, प्रयास यही रहता है कि काम किया जाए। तो बाकी सब स्थिति आपके सामने, हम आप मेहनत करें, इनको हटाएं और फिर इस चीज पे हम आगे मिलकर सब काम करें। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र की प्रगति में युवाओं का काफी योगदान रहता है। जी। फर्रुखाबाद की राजनीति में युवा नेतृत्व न होने की वजह से जनपद पीछे है, आप इसे कैसे बदलेंगे? एडवोकेट समीर रजा, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। नहीं, बिल्कुल सही बात है, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। मुझे लगता है फर्रुखाबाद की आबादी आज कम से कम 40 से 45% युवा होगा। भाई मैं भी युवा ही हूँ, और मैं जब ऐसा नहीं है कि युवा यहाँ चेहरे नहीं है, कुछ चेहरे यहाँ युवा हैं जो हमारी दूसरी पार्टियों में वो काम करना नहीं चाहते हैं, जो हमारी पार्टी में भी युवा हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं, वो व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि नेता नगरी और सामाजिक काम के लिए आपको 24 घंटा समय निकालना पड़ता है, आपको अपना काम छोड़ के निकालना पड़ता है। और मुझे तो 2023 के चुनाव में युवाओं ने चुनाव लड़ाया, एक तरफा चुनाव लड़ाया। मुझे तो किसी भी लोग कहते हैं कि जैसे लोग पहले कहते थे कि फलाने के पास, उनके पास बहुत वोट है, बहुत दिग्गज लोग, मेरे संग कोई दिग्गज नहीं था, बहुत कम दिग्गज थे। मेरे संग पूरी तरह युवा था, जिसका मेरे विरोधियों ने दुष्प्रचार किया भी कि उनके संग क्या है, उनके संग तो युवा घूम रहा है सिर्फ। तो युवाओं की ताकत है, आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं। मेरा युवाओं ने बहुत साथ दिया और मैं युवा हूं, मैं आगे भी यही चाहता हूं और मैं कहता भी हूं बहुत सारे युवा जो मेरे जानने में है कि युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए, क्योंकि युवा जब तक नहीं आएगा तो आप देश की बात बहुत है, हम अपना जिला, कस्बा, शहर नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी और समीर भाई की भी है कि उनको भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चले। आगे लड़ाई लंबी है, सब साथ मिलकर लड़ाई लड़े और हटाएं, फिर हम लोग आगे की बात करें। अगला प्रश्न है, कब तक हम सबका फर्रुखाबाद रोजगार, शिक्षा, विकास में पिछड़ा रहेगा? इस पर कब काम होगा? आप क्या करेंगे? आदिल हुसैन साहब। आदिल भाई की बात बिल्कुल सही है। हम काम तभी कर सकते हैं जब हम कहीं किसी पद पे, देखिए काम अभी भी कर रहा हूं मैं, 10 साल से ऐसा नहीं है। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे माता जी, हम लोग आप 24 घंटा काम ही करते हैं, जिसकी जैसी जरूरत होती है करते हैं। पर आपको विशेष तौर से आपको शहर के विकास के लिए, आपको चीजों में आगे बढ़ोतरी के लिए, रोजगार के लिए, बिजली परेशानी, जो भी युवाओं की नौकरी परेशानी, उसके लिए आपको सरकार में आना पड़ेगा। सरकार के प्रति हम लोग को भागीदारी अपनी देनी पड़ेगी। शहर का प्रतिनिधित्व जो है आपका, वो आपको सही हाथ में देना पड़ेगा। जब तक आप शहर का प्रतिनिधित्व सही हाथ में नहीं देंगे, कुछ लोग दिल्ली से चुनाव लड़ लेते हैं आके, कुछ लोग लखनऊ से रहते हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ रहते नहीं, वो लखनऊ रहते हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं वो अपना स्कूल और कॉलेज चलाने में लगे हुए हैं। तो काम तो तब होगा जब आपका जनप्रतिनिधि आपके बीच में होगा, आपकी बात वो आपके मुख्यमंत्री से और सरकार से कह सकेगी जाके। तो आप अच्छा प्रतिनिधित्व चुनें, ये मत चुने कि कौन सही है, कौन पार्टी ठीक है, कौन गलत है। जो आपकी बात सुने, जो शहर का विकास कर सके, आप उसको चुने। मुझसे बेहतर आपको कोई लगे, मुझसे बेहतर कोई काम करता हो, आप उसको चुने, बिल्कुल चुने, पर जो शहर के लिए हित में होगा, मैं उसके संग खड़ा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आपको लगता है मैं बेहतर कर सकता हूं तो मैं, अगर मुझसे आपको लगता है कोई और बेहतर कर सकता हो तो आप उसके साथ खड़े हो, समय दें, पर उसके लिए आपको सही प्रतिनिधित्व और जनप्रतिनिधि चुनना ही पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है, शहर में जाम की समस्याओं से किस तरह आप निजात मिलेगी? अगर आप कमान संभालेंगे तो आप क्या काम करेंगे इसके लिए? सिराजुद्दीन साहब। जी, मैं जाम वाला, जैसे मैंने भी बताया, मैं फिर बता देता हूँ। जाम के लिए हमारे नगर पालिका के जब चुनाव में लड़ा था तो हमने अपने 10 पॉइंट पूरे तैयार किए थे, शहर को विकास में कैसे बढ़ाएंगे। तो उसमें जाम सबसे बड़ी समस्या थी और आज भी सबसे बड़ी वही समस्या है। तो जाम के लिए यही है, अगर हम फिर पावर में आते हैं तो स्वाभाविक बात है हमको डाइवर्जन बनाने पड़ेंगे।
ये रेड लाइट ग्रीन लाइट से काम नहीं चलेगा। शहर में इतना चौड़ी रोडें नहीं है कि आप रेड लाइट ग्रीन लाइट लगा दें उसके बाद भी शहर में उतना ही जाम लगता है। कुछ लोग ये निजी स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं, उनको सिर्फ नगर पालिका विधायक निधि, उनको सांसद निधि और जैसे भी उनको अपना जो निधि उनको लूटनी है, उनको जनता को गुमराह करना है, परेशान करो जनता को। और जाम के लिए स्थिति, उसके लिए पूरा प्री प्लान चाहिए होगा। आपको बैठना पड़ेगा, डाइवर्जन बनाने पड़ेंगे, पार्किंग स्पॉट बनाने पड़ेंगे, जो बाजार में दुकानें में जो मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं उनको एक स्टैंड बनाना पड़ेगा आपको। चाहे आप शहर में, पहले सपा सरकार थी तो मेरे फादर ने एक काम चालू किया था, तो शायद आपको याद हो या यहाँ और शहर में लोगों को याद होगा, शहर के बीच में वो मोटरसाइकिलें लगवाते थे। बीच में जो दुकानों खड़ी होती थी तो क्या होता था कि डाइवर्जन, लोग ना इधर के इधर आते थे, लोग इधर से निकल जाते थे, इधर से निकल जाते, आदमी आया अपनी बाइक उठाई वैसे निकल गया, ना दुकानों पे भीड़ ना जाम की समस्या थी। पर दिक्कत ये है यहाँ पर कि जो कोई आता है, दूसरा आता है पावर में तो वो अच्छे काम हटा देता है। तो जाम तो बहुत बड़ी प्राथमिकता है, जाम के लिए मैं आपको बहुत सबको मिलकर करना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद को आप यूपी में किस तरह से विकास करके आदर्श नगर पालिका बनाएंगे? आपके विकास के मानक क्या होंगे, हारिस या मीन? हमारे विकास के मानक पहले से ही तय हैं। पहले हम नगर पालिका अगर हम जीतते और जो जीत चुके थे, पहले तो भ्रष्टाचार वहां से खत्म करते। जो नगर पालिका जो निजीवादी में चल रही है, निजी व्यवसायिक टाइप की चल रही है, शहर की स्थिति खराब है। आप शहर की स्थिति देखें, चौक से रेलवे रोड चला 2 साल में नहीं बना है, पर हमारे जो नगर पालिका चेयरमैन उन्होंने अपना हवा महल बहुत बड़ा बना लिया है, उनको शहर में चिंता नहीं है। तो आदर्श नगर पालिका बनाने के लिए हमें आपको एक आपके सामने है कि आप मेरे घर से आगे जाएंगे, हमारा इधर खराती खां मोहल्ला है, अभी 10 दिन पहले वहां पानी भर गया था, 15 दिन पहले मोहल्लों में जल भराव हो गया था। मैं कल वहां से निकला तो वही वहां पे अभी खुदा हुआ है, 15 दिन से वो नाला नहीं बन पाया है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, सफाई होती नहीं है। नगर पालिका यहाँ की जो है वो कुछ लोगों के लिए काम करती है, निजी के लिए। तो हमारे लिए आदर्श नगर पालिका यही है, भ्रष्टाचार कम करें, जो सुविधाएं लोगों की हैं, जो सुविधाएं लोगों पे पहुंचनी चाहिए, बिजली की, पानी की, सड़क की, और जो बेसिक सुविधाएं हैं। अब हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जो बहुत बड़ा हुआ है आज की डेट में, आप देख रहे हैं मनमानी तरीके से लोगों से वसूला जा रहा है, कोई नगर पालिका को सुध नहीं है। सभासद मैं देखता हूँ, वही सभासद जाते हैं, कम कराते हैं, कम कराएंगे, किसी की कोई सुन नहीं रहा है। तो आदर्श नगर पालिका लगाने के लिए अगर हमारे हाथ में नगर पालिका दोबारा आती है तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपको, मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद आप हमसे ये कह पाएंगे कि आपने काम नहीं किया, जो आपने वादे किए। हम अपने वादे पूरे करेंगे, स्वाभाविक बात है। अगला सवाल नहीं आपके? जी जी बिल्कुल। ये अगला सवाल मेरा सवाल है जी। आपका परिवार पहलवानों की परिवार रहा है, आपका जो हमारा जो शहर है फर्रुखाबाद, इसमें अखाड़े वाली गली, पहलवानों वाली गली करके एक प्रसिद्ध रही है। आज के युवा रेसलिंग में, बॉडी बिल्डिंग में भविष्य बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपका क्या योगदान होगा, आपकी योजना क्या होगी? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये तो मेरा निजी सवाल भी हो गया क्योंकि ये पारिवारिक सवाल है। मेरे बाबा भाई पहलवान रहे, 10-20 जिलों में उनका नाम रहा, और ये परिवार आज भी हमारा अखाड़ा, आज जी, और आज भी उनका अखाड़ा है, वो हम लोगों ने बहुत संभाल के रखा हुआ है। आज भी उनकी सब चीजें तरोताजा वहाँ है। कुछ साल पहले तक हमारे मोहल्ले के आसपास की युवा वहाँ पहलवानी करने जाते भी थे, सब कुछ वहाँ था, हम लोग उनको पहलवानी कराते भी थे। पर अब युवा ने थोड़ा सा पहलवानी पे ध्यान, मुझे लगता है, कम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जागरूक, पर अब वो जिम के प्रति ठीक है, चलिए शरीर पे आदमी ध्यान दे रहा है, वो जरूरी है। हम लोगों ने यहाँ पे जब फादर भाई विधायक थे 2012 से 17, तो आपने फतेहगढ़ स्टेडियम जो देखा है आपने, हाँ आपने, तो वहाँ पे जी तो वहाँ पे बॉक्सिंग का वो बना हुआ है, आपने देखा था। तो आप वहां जाके पता करेंगे तो मेरे फादर ने वहां पे 2 बार बॉक्सिंग के लिए अलग से पैसा दिया था कि युवाओं यहाँ पे आए, ट्रायल करें और उसके लिए शिक्षा करें। वहां पे जितने भी आज भी कोचेज हैं, मौजूद हैं, तो उन्होंने बताया था कि विधायक जी ने हमें 2 बार यहाँ बॉक्सिंग के लिए पैसा दिया, ताकि युवाओं को, मेरे पिता भी चाहते थे कि युवा कुश्ती करें, जैसे हम लोगों से भी, बहुत दोनों भाइयों से वो कहते थे, अभी भी कहते हैं कि शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए, तुम लोग ध्यान रखा करो। तो युवाओं के लिए मेरा यही है कि हमारे पिता ने पहले भी किया, अब आगे ये है कि सरकार बदलती, जो स्पोर्ट्स नीतियां हैं यहाँ पे तो वो लागू कराई जाएंगी। जो खेल, इतना बड़ा स्टेडियम यहाँ पर है जिसका कोई रख रखाव सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए होता है और किसी चीज के लिए वहां रख रखाव नहीं हो रहा है, तो जो स्पोर्ट्स रुका हुआ है, जैसे बॉक्सिंग का कल्चर मेरे पिता ने शुरू किया था 12 से 17, पर वो जितना प्रयास कर सकते थे वो अपनी निधि दे सकते थे, निजी जेब से पैसा दे सकते थे, तो मेरे पिता ने दिया भी। इसके लिए युवाओं को भी थोड़ा सा आगे बढ़ के आना पड़ेगा कि देखिए, कसरत को लेकर, पहलवानी को लेकर, और हमारा अखाड़ा तो आज भी खुला है, वो जब आना चाहे वहां पे 50-100 लोग आज भी कुश्ती कर सकते हैं। और क्या जी, बहुत बड़ी है जागरूकता, ध्यान दिया है जी। तो यही मेरा सबसे आग्रह भी है युवाओं से भी कि भाई, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आवास विकास, लोहिया हॉस्पिटल, नवरात्रि मेले
इन सब में घटनाएं जो बढ़ी है वो चेन जी। चेन खींची जा रही है, जी। कुंडल खींचे जा रहे जी। हैं, वारदातें बढ़ी जी। हैं। अगर आप कमान संभालेंगे तो इस समस्या के लिए आप भविष्य में क्या आप निदान दिलाएंगे? देखिए, ये तो पूरा पूरा फेलियर यहाँ प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का फेलियर है। ये पूरी तरह वो लोग नाकाम हो चुके हैं, धराशायी हो चुका है प्रशासनिक, भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई किसी की सुनता नहीं है। आप सोचिए, मेरे पिता जब यहाँ 12 साल 15 साल विधायक रहे, तो आप किसी आम आदमी से पूछ लेंगे विजय सिंह के राज में यहाँ क्राइम का क्या रेट था, और आज के इसमें आप देख लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी तब कोई कार्रवाई होती थी कि हमारे पिता इतना प्रशासनिक उसमें दबाव बना देते थे कि किसी को, यहाँ के जो गुंडे थे या जो यहाँ ऐसी हरकतें करते थे, उनको इतना ज्यादा कार्रवाई कर दी जाती थी कि आगे कोई करने की हिम्मत नहीं करता था। और आगे के लिए भी यही है, क्योंकि इसमें तो पूरा पूरा जनप्रतिनिधि यहाँ जितने भी सारे हैं वो पूरी तरह फेल है। यहाँ पे शासन फेल है, पूरा पूरा प्रशासन फेल है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लचर कानून व्यवस्था है। आप हिंदुस्तान में क्या, सॉरी, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, रोज क्राइम रेट कितना बढ़ चुका है, ये आम बात हो चुकी है। हम यहाँ आएंगे तो प्राथमिकता सबसे पहली हमारी भी यही रहेगी फर्रुखाबाद के लिए, हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार है, उनकी भी प्राथमिकता है कि जो कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है उसको दोबारा हम लोग वापस जमीन पर लेकर आए, दोबारा उसको सुचारू रूप से करें और भ्रष्टाचार कम करें कम से कम, ताकि कम से कम की जनमानस की सुनवाई तो हो। और ये बहुत बुरी स्थिति है, हमारे यहाँ क्या होता नहीं था। और इसका सबसे बड़ा एक जो दूसरा पहलू भी मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज्यादा चेन स्नेचिंग आजकल आप देख रहे हैं, आप सोचिए बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, रोजगार किसी के पास है नहीं। पढ़ा लिखा बच्चा जिसने बीए, एमए, एमबीबीएस, बीएमएस, बीबीए, एमबीए करा हुआ बच्चा अपने घर बैठा हुआ है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। सरकार जो पेपर निकालती है वो लीक करा देती है। जब रोजगार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। कानून व्यवस्था तो जो लचर है उसको, स्वाभाविक बात है, हम आएंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता वही रहेगी। जी। शहर में नशे का कारोबार बढ़ा है, युवा नशे में लिप्त हो रहा है, आप इसे कैसे मुक्ति दिलाएंगे जब आप सत्ता में आएंगे? देखिए, ये बहुत पर्सनल लेवल लोगों का सवाल है। आप ये मान लीजिए, मैं प्रयास किसी को हाथ पकड़ के तो नहीं कह सकता हूं कि तुम्हें नशा छोड़ दो ना। मैं ये नशा, आपने सही कहा, ये बहुत ज्यादा ये बुरी स्थिति हो चुकी कि नशे का आज अब ये जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, माता पिता से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को देखें, युवाओं से यह आग्रह करूंगा, आपका भविष्य है, आपके हाथ में है, आप नशे में अपना भविष्य खत्म कर रहे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि आपका नशा नहीं रोक सकता है। जो सरकारी चीज है वो है, पर ये आपको लत, ये आपको अपने आप रोकनी पड़ेगी। ये चीजों पे आपको अच्छे कामों में ध्यान देना पड़ेगा, आपको काम पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने घर वालों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपने जैसे कहा इससे पहले कि आपको अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, आप जिम जाइए, अच्छा खाइए, आपकी नशे की हालत ताकि कम हो। तो ये तो हर इंसान को अपने अंदर से लड़ना, ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए मान लीजिए जहाँ नशा मुक्ति केंद्र है वो खोल सकता हूं, वो मैं खोल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हम सरकार में आएंगे, सरकार नहीं भी खोलेगी, वो हम अपने निजी से खोल सकते हैं। जी नहीं, वो तो स्वाभाविक बात है। देखिए, वो तो मुझे आप आज बता दीजिए, एक आदमी मेरे अगर नजर में कोई भी आ जाता है, अगर गलत काम करता है, तो पुलिस को मैं सबसे पहले करने वाला फोन हूँ। मुझे एक आदमी बता दे कि फलाना आदमी वहां पे ये काम नशे का व्यापार कर रहा है, वो नशा बेचता है, युवाओं को परोस रहा है, मुझे दीजिए। अगर नहीं करेगा, मैं प्रशासन से लड़के कार्रवाई कराऊंगा उसके खिलाफ, और ऐसी कार्रवाई कराऊंगा ताकि वो भी याद रखें और आने वाले उनके जो लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं वो भी ये काम बंद कर दें। अगला प्रश्न है, शहर की मुख्य समस्या आवारा पशु, अन्ना जानवर एवं बंदरों की है। इतना आतंक है कि रोज जान माल की हानि हो रही है, इससे हमें कैसे निजात मिलेगी? मेरा जो जी का सवाल है। ये तो सबसे बड़ी परेशानी पिछले 10 सालों में हो गई है। बंदरों का बहुत आतंक है। मैंने कुछ दिन पहले सुना चेयरमैनी चुनाव आया, जब नगर पालिका का चुनाव आया, क्योंकि ये सब काम नगर पालिका के अंडर आते हैं। विधायक भी, अब तो बात यह है कि नगर पालिका, विधायक, एमएलसी सब एक ही जगह है। और क्या, नगर पालिका ने वो बंदर पकड़ने वाली वो एक दिन चलाया, 2 दिन बंदर पकड़े गए, फिर आज 2 साल हो गए, बंदर किसी को काट ले, किसी को धक्का दे दे, कोई बात हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोहिया में लाइन लगी हुई है। आवारा पशु, ये काम भी भाई नगर निगम, नगर पालिका और जो शासन में लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी है। आप ये सोचिए, शहर में हाल है, गांव में वो खेतों में चारा खा लेते हैं, जात में जाके किसी को चोट पहुंचा देते हैं। आप मेरे शहर में, आप छोड़िए, मेरे घर के बाहर से आप निकल जाइए, जो मेरे घर के बाहर की मेन रोड है, आप यहाँ से, ये मुख्य मार्ग कहा जाता है, चौक से लेके साहबगंज, आप रात में निकलिए, आपको 8-9 आपको आवारा पशु घूमते निकलते, बाइक से आप चौक से घूमना चले जाइए, चौक से पक्के पुल चले जाइए, स्टेशन चले जाइए, फतेहगढ़ चले जाइए, किसी गली में चले जाइए। आवारा पशुओं की समस्या सबसे ज्यादा, देखिए हमारी सरकार आएगी, ये बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, जो हो सकता है आवारा पशुओं के लिए एक अलग शेल्टर बनाया जाएगा।
और ऐसा नहीं है, आवारा पशुओं के लिए शेल्टर बनाए हुए हैं, पहले भी बने हुए हैं, पर यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें काम से मतलब ही नहीं है, उन्हें अपनी मस्ती में वो मस्त है, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता के क्या करना है। उनका 5 साल बाद चुनाव आएगा, कोई लिपी लपटी बातें बता देंगे। आवारा पशु से नुकसान किसका है? हम आप जैसे आम लोगों का, जो रोज दिन बाद निकलते हैं, नौकरी करने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, रात बिरात अपने घर जाते हैं। तो जब हमारी सरकार आएगी, जो शेल्टर बनाए गए हैं सब आवारा पशुओं को वहां छोड़ा जाएगा, और जो शेल्टर नहीं बनाए गए हम उसके लिए शेल्टर बनाएंगे अलग से, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, पशुओं को भी, उनको भी आराम से ले जाया जा सके, उनका भी रहन सहन खाने पीने का भी दिक्कत ना, और शहर में भी समस्या कम हो। और ये बहुत बड़ी समस्या है, ये यहाँ नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। पर सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जब वही गैर जिम्मेदार हैं तो हम आप क्या कर सकते हैं? और क्या हम आप अपनी बात कह सकते हैं, लड़ सकते हैं, शासन में ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कई बार 2 साल पहले ज्ञापन दिए, कहा भी गया जाके, और क्या कहते, चिट्ठियां भी जाती, पर कुछ सुनने वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात। अगला प्रश्न मेरा गुड्डी जी का है। आपने रिकाउंटिंग की याचिका डाली थी, गड़बड़ी की शिकायत की थी, 2 वर्ष हो गए, उसका क्या निर्णय आया? वो उसमें फाइनल बहस हो गई है, और छुट्टियां खत्म होते ही उसका जजमेंट भी लग गया है। उसका 7 जुलाई जजमेंट लगा हुआ है, कोर्ट से डेट निर्धारित हो गई है, और 30 मई लगा हुआ था उसकी डेट, उसको जजमेंट आना था, पर किसी वर्ष कुछ ही वर्ष 2 दिन वो जजमेंट नहीं हो पाया, फिर छुट्टियां पड़ गई। 7 जुलाई उसकी डेट लग चुकी है, वो फाइनल जजमेंट की डेट है, उस दिन फैसला आना है। और हमने जितने सबूत उसमें दिए हैं, 48 वीडियो दी हैं, अपने पूरे एजेंटों के हमने पूरा दिया है, लिखित में हमने दिया कि हमको कितना वोट मिला, और वोट पड़ा, वोट इन लोगों ने लिखित में दिखाया है 1,13,000 शीट में, और कंप्यूटर में वोट पड़ा है 1,15,000। तो ये बताइए, वोट पड़ा, इतना वोट दिखा रहे हैं आप, इतना, तो जितना वोट से आपको कम दिखाएगा उतने वोट से आपको हारा दिखाया है। 2200 वोट आपके एक डमी कैंडिडेट थे हमारे, और क्या कहते हैं, हमें नहीं पता कौन थे, जिनको रिक्शा मिला था, 2200 वोट उसमें मिला दिया, आपको 2600 से हराया गया है। वोट तो आपका 45,000 से ऊपर है, और जितने सबूत हिंदुस्तान में कोई कैंडिडेट नहीं दे सकता है, उससे ज्यादा सबूत हमने वीडियो प्रूफ के साथ, ऑडियो प्रूफ के साथ, रिटर्न प्रूफ के साथ दिए हैं। अब बाकी, अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कोर्ट में मामला है, कोर्ट बेहतर जानता है, और रिकाउंटिंग अगर होती है तो आप ये मान लीजिए, जो जीता हो प्रत्याशी, ये 3रे नंबर का प्रत्याशी, ये जनता का नहीं है, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है, 3rd नंबर प्रत्याशी। इसीलिए वो 2 साल से कोई काम भी नहीं करा रहे हैं। उन्होंने सोचा अपना स्कूल बना लें, मकान पक्का और कर लें, बाकी जनता को कचड़ा में रहने दें, नाली में रहने दें, और स्टेशन से लेके 2 बार पास हो चुका है, हर साल वो पैसा डलवाते हैं। अभी भी खंभों का आप देख रहे हैं, रोड का हाल देख रहे हैं, वो निजीवादी लोग हैं। और कुछ लोगों का राजनीति में, तो मान लीजिए हम युवा जरूर है, कुछ लोगों का राजनीति में अंत है, वो कितने भी पैसे वाले हो जाए, और हमारी सरकार आएगी तो ये वो भूल जा रहे, ये वो ना भूले कि उनकी ऐसी जांच कराएंगे जिन जिन लोगों ने उनकी मदद करी है, चाहे कितना उनके पास पैसा हो, कितनी उनके पास ताकत हो, उनका जवाब, और जो जनप्रतिनिधि ने उनकी मदद करी है उनको जवाब यहीं का यहीं देंगे, हम कहीं और नहीं देंगे। आपने जनता के साथ बेईमानी करी है, जनता के साथ गुमराह किया, जनता के वोटों के साथ ठगी करी है। वैसे तो अगर थोड़ा सा भी इनमें इज्जत होती तो वो खुद अपना इस्तीफा अपने आप दे देते, पर कुछ लोगों की आदत होती है कि जिनको जनता से जब लूटना है, तो 7 जुलाई की बात है, और प्रभु ने चाहा तो सब आपके सामने होगा, सच्चाई। अब एक रैपिड फायर राउंड शुरू कर रहे हैं, कोशिश जी। कीजिएगा 1 लाइन। अच्छा, 1 लाइन। आपके आदर्श नेता कौन है? मेरे पिता, मेरे माता जी, विजय सिंह जी, दमयंती सिंह जी, इनसे बड़े आदर्श कौन हो सकते, मेरे गुरु, मेरे आदर्श जी। अगला प्रश्न है, आप पहलवान परिवार से संबंध रखते हैं, फिटनेस में आप कितना समय देते हैं? जिम जाते हैं, देसी अखाड़े का या व्यायामशाला? मैं इस बात में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जिम जाता था 10 साल पहले, देसी अखाड़े में मैं 4-5 बार गया, जब मेरे बाबा जिंदा थे, पापा ने 2-4 भेजा, तो हम लोग की हिम्मत ही नहीं हुई, हम लोग वहां जाके, तो अब देसी जिम तो नहीं जाते हैं, सिर्फ जिम करते हैं जाके। फरुखाबाद जो हो रहा है विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ जरदोजी का काम, जी। नमकीन दालमोट का काम, आलू का काम, हमारे यहाँ का जो आलू है पाकिस्तान विदेशों तक जाता है। जी। आप किस व्यवसाय को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहेंगे? नहीं, सबको, कोई एक व्यवसाय नहीं होता है, और क्या कहते हैं, क्योंकि सब प्रकार के लोग सब प्रकार से जुड़े हैं, तो स्वाभाविक बात है, सबको रोजगार मिलेगा, सबको बराबरी से सरकार भागीदारी मिलेगी, और सबको बराबरी से मौका दिया जाएगा यहाँ बढ़ोतरी करने का, व्यापारिक। एक प्रश्न आदित्य मिश्रा जी ने भेजा है, आप अच्छे नेता हैं या सेवक? नहीं, मैं अच्छा इंसान पहले बनना चाहता हूँ, और अच्छा जनसेवक बनना चाहता हूँ जी। बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा लिख के घूमते, समाज सेवी, और समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं जी। तो स्वाभाविक है कि मैं पहले अच्छा इंसान बनूं और अच्छा जनसेवक बनूं, जो लोगों के लायक हो, अपने पिता की तरह। आप भविष्य में अपने आप को किस रूप में देखते हैं आने वाले समय में?
देखिए, इंसान की इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं। हम लोग का जीवन ही यही कि हम लोग को जीवन अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, पर मैं अपने लिए कुछ नहीं, अब यहाँ की जनता जो फैसला करेगी मेरे लिए, यहाँ के लोग, यहाँ के फर्रुखाबाद की जनता जो फैसला करेगी वही हमारे लिए, जो पद पे वो बैठाना चाहेंगे वो पद उनको लगेगा अगर ये लायक है, इस पद के लायक है तो बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे, अगर हम नहीं लायक होंगे तो नहीं बैठाएंगे। और फाजिल खान साहब का एक सवाल है, जनता को अच्छा नेता कब मिलेगा? मैं अपने युवा भाई से कहूंगा कि उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लें, और लंबा समय है, कठिन संघर्ष है, और शायद हो सकता है कि जो लोगों की हम लोगों से उम्मीदें हैं शायद हम उस पर खरा उतर पाए अगर हम लोग उस चीज में आते हैं। जी, फर्रुखाबाद की जनता से कोई दो शब्द जो आप कहना चाहें? मैं फर्रुखाबाद की जनता से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा, फर्रुखाबाद की जनता बहुत समझदार है और आप बेहतर जानते हैं कि आपके लिए अच्छा और बुरा क्या है। आपने पिछले 10 साल से आपने शहर की हालत देख ली है। मेरे पिता जहां इस शहर को छोड़ के गए थे, शहर उससे बदतर स्थिति पे है। आज एक ही पार्टी का राज है, सारे जनप्रतिनिधि एक तरफ हैं, इतना विकास का पैसा, इतना विकास की बातें इन लोगों करते हैं। आप विकास को देख लीजिए, एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर चला गया, टेक्सटाइल पार्क हरदोई चला गया, जरदोजी का कोई काम नहीं है, डालमोट का कोई काम नहीं है, रोजगार की कोई स्थिति नहीं है। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है, जैसे आपने नगर पालिका में हमारे परिवार को, मुझे आपने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और इतना दिया कि हमारे विरोधी पचा ही नहीं पाए, सबको एक साथ होके आना पड़ा हमारे आपके खिलाफ। मेरा यही आपसे आग्रह है, आप अच्छे लोग चुने। आप ये मत देखें कौन सी पार्टी आपके लिए क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, आप कैंडिडेट चुने, कैंडिडेट जो आपके संग खड़ा हो, आपके सुख दुख में आपके साथ रहे, इस शहर के विकास की बात करे, ना कि अपना निजीवादी की बात करे, शहर के लिए काम करे, शहर में जो समस्याएं हैं वो दूर करे और शहर में लोगों के बीच रहे। मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि अब आप बहुत जिम्मेदारी के साथ आने वाले चुनाव में वोट करें, अच्छा जनप्रतिनिधि चुने। ऐसा ना हो कि फिर 5-5 साल हमारे आपके खराब हो जाते हैं और वो समय हमारे आपके लिए बहुत लंबा हो जाता है। तो जो आपके लिए बेहतर हो, जो भी आपके लिए बेहतर हो, मैं कोई और जो आपको बेहतर आपको लगता हो आप उसको चुने, और आप एक सबको मौका दें, देखें कौन आपके लिए बेहतर हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिटी वाणी का। बेबाकी से इतने अच्छे उत्तर दिए और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सवाल भेजे, सिटी पत्रिका को इतना प्यार दिया, समय दिया, आपके सवालों का इंतजार रहेगा। जल्द मिलते हैं नए सवालों के साथ, नए अतिथियों के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए सिटी पत्रिका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से अंत करना चाहूंगी। एक है रंगे लहू, सबका खुदा भी एक है, सोच कर ये मत अभी बर्बादियां कम कीजिए, इससे पहले दूसरों के ऐप पर डाले नजर, है ये बेहतर आप अपनी खामियां कम कीजिए। क्या बात।